बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ये डिसीजेज ऑफ एक्सटर्नल एयर मींस स्टार्ट किया था, और एयर कैनाल की जो इन्फ्लेमेशंस हैं, ये चीज़ें हमने आज थोड़ी सी डिस्कस करनी है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेमेशंस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फ्लेमेशंस में जो फ्रंकल्स वगैरह आ जाएंगे, ओटाइटिस एक्सटर्ना आ जाएगा। इन्फेक्शंस में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज थोड़ी सी डिस्कस करनी है। तो ये सबसे पहले ये जो डिस्कशन है वो है फ्रंकल्स के बारे में। ठीक है, फ्रंकल्स आप लोगों ने थर्ड ईयर में ये टर्म, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो फ्रंकल्स एक्चुअली हेयर फॉलिकल्स के सराउंडिंग्स में ये इन्फेक्शंस होते हैं, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। और इसमें बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होते हैं? स्टैफ ऑरियस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टैफ ऑरियस की वजह से हेयर फॉलिकल्स में ये इन्फेक्शन होता है, फ्रंकल्स। और एक्सटर्नल मेटस में जो इसकी लोकेशन होती है वो तकरीबन जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है उसके कार्टिलेजिनस पार्ट में होती है। ठीक है, कार्टिलेजिनस पार्ट में ये फ्रंकल्स वगैरह बनते हैं। अब इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, मींस जो पेशेंट आएगा वो कैसी प्रेजेंटेशन के साथ आएगा कि पेशेंट को जो होगी सुवेयर पेन होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रंकल्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये सारा इन्फेक्शंस हो रहा होगा, तो इस वजह से पेशेंट को सुवेयर पेन फील होगी। जब भी पेशेंट अपने एक्सटर्नल पिना को मूव करेगा या ड्यूरिंग ईटिंग जब उसकी जॉ मूवमेंट्स होंगी, तो उस वक्त पेशेंट पेन फील करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये तो मीन्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी कि पेशेंट्स को पेन हो रही है एक्सटर्नल पिना मूव करने की वजह से या ड्यूरिंग ईटिंग जॉ मूवमेंट्स की वजह से। इसके अलावा जब हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स होंगे, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल एंटीरियरली ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। तो इन प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स की जो होगी वो टेंडरनेस होगी। ठीक है, ये थोड़े से इनलार्ज भी होंगे और थोड़े से सख्त भी फील होंगे जब हम इनको फील करेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो ये फ्रंकल से रिलेटेड बातें थी। इसका एक्चुअली आपको एमसीक्यू ही आएगा, और एमसीक्यू कौन सा आता है इसका आपको, ये कार्टिलेजिनस पार्ट का ये एमसीक्यू आया होता है आपको। बाकी रीड कर लेंगे, चीजें सिंपल सी आपको समझ आ जाएंगी। ट्रीटमेंट इसकी हम वैसे देख लेते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। साफ सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस केस में ये सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। हम लोकल एनाल्जेसिक्स यूज करेंगे ताकि जो पेशेंट्स को पेन हो रही है वो पेन ना हो सके। सॉरी, इसमें जो एनाल्जेसिक्स हैं वो भी सिस्टेमिक ही यूज करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी सिस्टेमिक यूज करेंगे, एनाल्जेसिक्स भी सिस्टेमिक यूज करेंगे ताकि जो पेशेंट्स की पेन है वो उससे रिलीफ मिल सके पेशेंट को। इसके अलावा लोकल हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कपड़ा गर्म करके पेशेंट के कान में रख लो, तो उससे भी थोड़ी सी जो उसकी पेन होती है वो रिलीफ हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई अब्सेस वगैरह प्रेजेंट होगी तो उस अब्सेस को इंसाइज करके ड्रेन कर लिया जाता है। और इसके अलावा थोड़ी सी मजीद पेन रिलीफ के लिए ये ग्लिसरीन वगैरह के ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रंकल्स के बारे में बातें थी। 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है, कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ मेटस में होता है, सीवियर पेन होगी पिना मूवमेंट पे या जॉ मूवमेंट्स पे, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स जो होंगे स्वोलन होंगे। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, लोकल हीट यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। ये इसका ट्रीटमेंट प्रोग्राम होगा। इन केस अगर इसके रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं कि एक बार हमने इसकी ट्रीटमेंट की है एंटीबायोटिक्स दे के या ग्लिसरीन यूज करके हमने पेशेंट को ट्रीट किया है, लेकिन थोड़े अरसे बाद फिर पेशेंट को दोबारा वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाए, दोबारा सेम ये फ्रंकल्स फॉर्मेशन दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो इस केस में फिर उस पेशेंट की जो नेजल वेस्टिब्यूल्स हैं, मीन्स जो उसका नेजल फ्लोरा होगा जिसमें स्टेफ ऑरिस वगैरह होंगे, उनको चेक किया जाता है।
और उनकी उनको उनके स्ट्रेन्स को डिटेक्ट करके फिर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इन केस अगर कोई रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स वगैरह प्रेजेंट हो, तो उस हवाले से उस हवाले से फिर वो एंटीबायोटिक्स ऐड की जाती हैं पेशेंट्स में। ठीक है, ये फ्रंकल्स सिंपल से थे। आता इसका एक दो एमसीक्यू भी हैं, वो आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो है डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, ओटाइटिस लफ्ज बता रहा है कि ये भी कोई इन्फ्लेमेशन ही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी? ठीक है, इसमें पीना भी इन्वॉल्व हो सकता है और इसके साथ साथ जो डर्मल लेयर है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा इसकी फिर इटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये कौन से सीजन में होती है या कौन से एरिया में होती है या किन स्पेसिफिक लोगों में पाई जाती है। तो ये ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरियाज में ज़्यादा होती है। जब भी ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर में, तो वो उन दिनों में ये ओटाइटिस एक्सटर्ना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या ये जो स्विमर्स होते हैं, इनके कान अक्सर जो हैं वो ह्यूमिड रहते हैं, वेट रहते हैं, तो इन स्विमर्स में भी ये ओटाइटिस एक्सटर्ना होने के चांसेस होते हैं। इसकी एक्चुअली हॉट वेदर्स में इसकी होने की वजह ये होती है कि एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से जो मेटल पीएच हो की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, मीन्स जो नॉर्मल पीएच है एक्सटर्नल मेटर्स की वो एसिडिक होती है, लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से ये एसिड टू अल्कलाइन में चेंज हो जाती है। अल्कलाइन पीएच जो है ये फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। पैथोजेनिक इन्फेक्शंस फिर इस कैनाल में होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन्वेजन के साथ साथ ये ट्रॉमा भी एक रीजन हो सकती है इस ओटाइटिस एक्सटर्ना की। वो हम देखते हैं कैसे होती है ट्रॉमा की। हमने उस दिन बात की थी कि ट्रॉमा कौन से केसेस में हो सकता है, ट्रॉमा कब कब हो सकता है। ट्रॉमा तब हो सकता है जब कोई एयर को हम स्क्रैच करेंगे, ठीक है, किसी हेयर पिन से, किसी माचिस की तीली से, या इन केस अगर कोई अनस्किल्ड जो है पैरामेडिक स्टाफ या मेडिकल स्टाफ या कोई इंस्ट्रूमेंट इंसल्ट करते हुए मेटल स्किन को डैमेज कर दे, ट्रॉमाटाइज कर दे, तो इन सब रीजंस में, इन सब कंडीशंस में ये ट्रॉमा हो सकता है एक्सटर्नल कैनाल का। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं इन केस ऑफ हॉट वेदर्स, ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? मेनली इसमें स्टेफ ऑरियस ही होता है। इसके अलावा सोडोमोनास, ठीक है, बैसिलस प्रोटियस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये बात की है ट्रॉमा की और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की जो ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज करवाते हैं। ट्रॉमा कभी मैंने आपको बता दी है और ऑर्गेनिजम्स भी बता दिए हैं। अब हम थोड़ा इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, या पेशेंट जब क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा तो कैसे प्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली इस ओटाइटिस एक्सटर्ना के दो फेजेस होते हैं। एक इसका अक्यूट फेज होता है, ठीक है, एक इसका क्रोनिक फेज होता है। ठीक है, अक्यूट फेज में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? अक्यूट फेज में पेशेंट को जलन फील होगी और इसके साथ साथ पेन भी फील होगी। ठीक है, कान के अंदर पेशेंट को जलन फील होगी और इसके साथ साथ पेशेंट को पेन फील होगी। और इसके साथ पेशेंट का जो होगा, एयर डिस्चार्ज हो रहा होगा। डिस्चार्ज कैसा होगा? डिस्चार्ज थिक होगा और प्यूरेंट होगा। मीन्स डिस्चार्ज थोड़ा सा थिक होगा और डिस्चार्ज में पस वगैरह भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रही होगी पेशेंट को, पेशेंट पेन फील कर रहा होगा इस ओटाइटिस एक्सटर्ना के केस में। इसके साथ साथ डिस्चार्ज आ रहा होगा। डिस्चार्ज किस किस्म का होगा? पस लाइक डिस्चार्ज होगा और ये थिक डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये अक्यूट फेज की प्रेजेंटेशन होगी। अब अक्यूट फेज में हमने देखा कि पेशेंट को जलन हो रही है, पेशेंट को पेन हो रही है, पेशेंट को ये प्यूरेंट डिस्चार्ज आ रहा है। तो इस केस की हम सबसे पहले ये ट्रीटमेंट देख लेते हैं अक्यूट फेज की। ठीक है, अब अक्यूट फेज की ट्रीटमेंट में हम क्या कुछ करेंगे? हमें पता है कि पेशेंट का डिस्चार्ज आ रहा है,
तो सबसे पहले उस जो डिस्चार्ज हो रहा होगा उस डिस्चार्ज को क्लियर किया जाता है, एयर टॉयलेट किया जाता है। ठीक है, मीन्स जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसको साफ किया जाता है। अगर इसमें कोई डिस्चार्ज वगैरह प्रेजेंट होगा तो उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को एयर टॉयलेट कहते हैं। और इसको रिमूव करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले ड्राई मॉपिंग होती है। ठीक है, मीन्स ड्राई मॉपिंग के जरिए भी एयर टॉयलेट कर सकते हैं। ड्राई मॉपिंग में क्या होगा कि एक मैच स्टिक लेंगे, उस मैच स्टिक के अराउंड कॉटन वूल जो होगी वो हम चिपकाएंगे। ठीक है, और वो कॉटन वूल जो होगी फिर उसके जरिए हम जो पेशेंट का कान होगा उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, तो ये ड्राई मॉपिंग होती है जिसमें मैच स्टिक और कॉटन वूल दो चीजें यूज होती हैं, उसके जरिए कान को साफ किया जाता है। ड्राई मॉपिंग के साथ साथ एयर टॉयलेट करने का जो दूसरा तरीका है वो सक्शन होती है। ठीक है, आप जब वार्ड में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक आउटडोर पे जो रूम होगा उसमें ही ये सक्शन मशीन प्रेजेंट होती है। तो उस मशीन के जरिए जो एयर डिस्चार्ज होगा उसको सक कर लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो और तीसरा प्रोसीजर है वो है मींस नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन कैसे यूज करेंगे, ऐसे कान में पानी नहीं डाल देते, इसके लिए हम सिरिंजिंग करते हैं। ठीक है, सिरिंजिंग का एक प्रोसेस होता है, सिरिंज में नॉर्मल सलाइन फिल करते हैं और उस सिरिंजिंग के जरिए प्रेशर से पानी को कान के अंदर पुश करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पेशेंट का कान होगा। ठीक है, और ये सिरिंज में नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट होगा। इस नॉर्मल सलाइन को पुश करेंगे कान के अंदर। ठीक है, और वो जो वाटर जब एयर कैनाल में फिल होगा तो वो डिस्चार्ज वगैरह को वापस ले आएगा, एक्सटर्नली मूव करवा देगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्चुअली सिरिंजिंग करने का। तो ये 2-3 तरीके हैं, ड्राई मॉपिंग है, सिरिंजिंग है और सक्शन है। इन 3 तरीकों के जरिए एयर टॉयलेट किया जाता है, एयर डिस्चार्ज को रिमूव करवाया जाता है। तो ये एक्यूट फेज में सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, एयर टॉयलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या होगा, दूसरा तरीका मेडिकेटेड विक्स यूज करते हैं। ठीक है, विक्स का मतलब होता है कि मीन्स रोल्ड कॉटन को हम विक्स कह सकते हैं। ठीक है, रोल्ड कॉटन को मीन्स कॉटन कॉटन लेंगे, उसको एक लीनियर शेप में उसको रोल कर लेंगे, जिस तरह मोमबत्ती के ऊपर थोड़ी सी एक कॉटन लगी होती है। ठीक है, रोल शेप में, इसी तरह इसको कॉटन को हम जब रोल कर लेते हैं तो इस चीज को विक्स कहते हैं। ठीक है, इस कॉटन के ऊपर फिर ये स्टीरॉइड प्लस एंटीबायोटिक्स के साथ इसको सोक कर लेते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स जब इस कॉटन पे लग जाएंगे तो फिर इन विक्स के जरिए ये स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स कान के अंदर जाके लगाए जाते हैं और 2 to 3 डेज तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हर रोज तकरीबन 2 से 3 टाइम ये जो सोक्ड विक्स होंगी एंटीबायोटिक्स के साथ जो सोक्ड होगी ये अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये टॉयलेट हो जाएगी, मेडिकेटेड विक्स हो जाएंगी। मेडिकेटेड विक्स में एंटीबायोटिक्स स्टीरॉइड्स कॉटन पे लगाए जाते हैं और रोजाना 2 से 3 मरतबा ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। 2 से 3 दिन के लिए ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और इन विक्स के साथ साथ अगर हम लोकल स्टीरॉइड ड्रॉप्स दे देंगे, ठीक है, तो इन ड्रॉप्स की वजह से जो इचिंग वगैरह होगी वो खत्म हो जाएगी पेशेंट की। अगर कोई इचिंग वगैरह पेशेंट को हो रही है तो ये स्टीरॉइड ड्रॉप्स यूज करने से ये इचिंग वगैरह जो होगी खत्म हो जाएगी और पेशेंट जो बार बार कान को पहले स्क्रैच कर रहा था इचिंग की वजह से, वो स्क्रैच नहीं करेगा और दोबारा ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ फिर हम यूज करते हैं ये एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं और अगर पेन पेशेंट्स फील कर रहे होते हैं, साफ सारे पेन होती है तो फिर वो एनाल्जेसिक्स भी यूज करते हैं। तो ये केसेस थे अक्यूट फेज ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना के। ठीक है, पेशेंट का हमने बात की है कि पेशेंट को जलन होगी, पेशेंट को पेन होगी, डिस्चार्ज होगा। ट्रीटमेंट की हमने बात की, हम एयर टॉयलेट करेंगे, हम मेडिकेटेड फिक्स यूज करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक्स स्टीरॉइड्स होंगे। ठीक है, लोकल स्टीरॉइड ड्रॉप्स भी यूज करेंगे ताकि इचिंग ना हो। एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगी और एनाल्जेसिक्स भी यूज करते हैं टू रिलीव
पेन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टाइप है इसकी वो क्रोनिक फेज ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। ठीक है, क्रोनिक फेज ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होगा कि पेशेंट्स बार बार इरिटेट हो रहा होगा, कि पेशेंट को बार बार शदीद खारिश हो रही होती है कान के अंदर, वो बार बार मैच स्टिक के जरिए जो होगा अपने कान को स्क्रैच करेगा, इससे फिर ट्रॉमा के चांसेस बार बार बढ़ते रहते हैं और बार बार एक लॉन्ग टर्म तक ये जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसकी जो क्रोनिक फेज की जो ट्रीटमेंट होगी इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो इचिंग की वजह से क्या होगा कि पेशेंट के कान में बार बार इन्फ्लेमेशन होगी, लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेमेशन रहेगी और आपको पता है कि फिर स्वेलिंग वगैरह का प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, अब जब स्वेलिंग होगी तो सांस वगैरह जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है। तो क्रोनिक फेज की ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंगली ही करेंगे। तो सबसे पहले हम जो नेटस की स्वेलिंग होगी उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, साफ सारे बार बार इचिंग की वजह से बार बार स्क्रैचिंग हो रही है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है लॉन्ग टर्म तक चल रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो सबसे पहले हम उस स्वेलिंग को ही रिड्यूस करेंगे। उसके बाद जो इचिंग का प्रोसेस है इसको कंट्रोल करेंगे ताकि ना इचिंग हो, ना पेशेंट बार बार स्क्रैच करे एक्सटर्नल कैनाल को और ये मसला खत्म हो। ठीक है, अब स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं ये ध्यान में रखिएगा, 10% ग्लिसरीन यूज करते हैं। ठीक है, 10% ग्लिसरीन यूज करते हैं। ये जो होगी ग्लिसरीन ये स्वेलिंग को रिड्यूस करेगी। ठीक है, और उसके अलावा एक स्टीरॉयड क्रीम्स यूज करेंगे ताकि ये जो इचिंग वगैरह है ये कंट्रोल हो सके। स्टीरॉयड क्रीम्स लाइक बेटनोवेट, ठीक है, बीटामेथासोन, ये क्रीम्स यूज करते हैं लोकली एयर कैनाल में ताकि जो इचिंग का प्रोसेस है ये रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी ओटाइटिस एक्सटर्ना की जिसमें हमने बातें की हैं अक्यूट फेज की और क्रोनिक फेज की। अक्यूट फेज में पेनफुल होता है और क्रोनिक फेज में जो मेन मसला आ रहा था वो इचिंग का आ रहा था। तो अक्यूट फेज में हमने डिस्चार्ज भी था, पेन भी थी, उसमें हमने एयर टॉयलेट भी किया था, एंटीबायोटिक्स भी यूज किए थे। और जो क्रोनिक फेज है इसमें स्वेलिंग थी और इचिंग मेजर मसला आ रहा था, तो इसमें हम स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए ग्लिसरीन यूज करते हैं 10% और इचिंग को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेरॉइड क्रीम्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी क्रोनिक और अक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना की। समझ आ गई ये? बाकी किसी को नहीं है समझ, किसी को समझ नहीं आई? सो गए वो सारे? अच्छा जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने चलना है मींस ऑटो नेकोसिस की तरफ। रिसेस रिसेस उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसका उसमें देख लीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक एपिटेम्पेनिक रिसेस वगैरह। ठीक है, मींस थोड़ी सी स्पेस होती है, उन स्पेसेस को रिसेसेस कहते हैं।
फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं दिखाता हूँ कभी इस लेक्चर के एंड पे रिसर्च वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ऑटोमैकोसिस। ठीक है, तो ऑटोमैकोसिस की अगर हम बात करें तो ये लफ्ज ही बता रहे हैं हमें कि कोई फंगल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है एयर कैनाल का, इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, 3 टाइप्स के इसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, लाइक एस्परजिलस निगर है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है और कैंडिडा एल्बिकेंस है। ठीक है, फिर ये तीनों टाइप्स के फंगस हैं। इन फंगस का जो मैश बनता है कैनाल में, उन तीनों का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जब हम इसको ओटोस्कोप में एग्जामिन करेंगे एयर को, तो ये जो कलर होगा ये हमें डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा। अगर तो ओटोस्कोप में हमें ब्लैकिश फिलामेंटस मैश नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एस्परजिलस निगर है। अगर तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर का मैच नजर आ रहा है तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होगा। अगर वाइट कलर का मैच नजर आ रहा है या क्रीम कलर का मैच नजर आ रहा है तो वो जो ऑटोमैकोसिस होती है वो कैंडिडा एल्बिगेंस की वजह से होती है। और मोस्ट कॉमनली ये कैंडिडा एल्बिगेंस की वजह से ही ऑटोमैकोसिस पेशेंट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके ये कब होते हैं, ये भी ओटाइटिस एक्सटर्ना की तरह ये भी हॉट वेदर में होते हैं या ह्यूमिड क्लाइमेट में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जो बार बार टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, एयर ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस, और उनका जो एयर है वो ह्यूमिड रहता है, तो इस केस में भी ऑटोमैकोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या इसकी रीजंस होंगी, एक तो मींस हॉट वेदर में हो सकती है ऑटोमैकोसिस, ह्यूमिड वेदर में हो सकती है, और इसके साथ साथ ये जो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उनमें भी ये ऑटोमैकोसिस होने के चांसेस होते हैं। आप जब भी पेशेंट आएगा ओपीडी में, आपको अगर भी ये मैच नजर आए, फंगल मैच नजर आए ओटोस्कोप में, तो आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कोई मीन्स एयर ड्रॉप्स यूज किए थे, तो वो आपको बताएगा जी मैंने एयर ड्रॉप्स यूज किए थे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स आते हैं वो एयर ड्रॉप्स यूज करने के बाद ही ये ऑटोमैकोसिस के पेशेंट्स आते हैं। इस ऑटोमैकोसिस में ये जो एक तो मीन्स ये मैज बना होता है डिफरेंट कलर्स का, मोस्ट कॉमनली ये वाइट क्रीमी मैज ही होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को इंटेंस इचिंग हो रही होती है। ठीक है, तो पेशेंट से एक तो आप सवाल ये करेंगे ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग कि आपने कोई एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स यूज किए थे या एयर ड्रॉप्स यूज किए थे, वो बताएगा जी मैंने यूज किए थे। आप पूछेंगे कि आपको कोई खारिश वगैरह होती है कान में, वो बताएगा जी बहुत ज्यादा खारिश होती है कान में, और साथ थोड़ी बहुत पेन भी होती है। तो आप ये समझ जाएंगे कि पेशेंट को ऑटोमैकोसिस है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ वाटरी डिस्चार्ज भी आ रहा होता है। ठीक है, हल्की सी स्मेल होती है इसके डिस्चार्ज में, तो ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक मैच नजर आ रहा होगा, इंटेंस ईचिंग होगी, वाटरी डिस्चार्ज होगा, तो ये चीजें इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में होगी। अब नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब ट्रीटमेंट में साफ से है, अब जो इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले वही एयर टॉयलेट करेंगे। ठीक है, मींस जो डिस्चार्ज हमें नजर आएगा उस डिस्चार्ज को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, अब डिस्चार्ज रिमूव करने के लिए फिर वही 3 तरीके हैं, आपको मैंने बताया है कि सिरिंजिंग हो सकती है, ठीक है, सक्शन हो सकती है और मॉपिंग हो सकती है। मोस्टली जो यूज कर रहे होते हैं हम लोग मींस ओपीडी में, वो ये सक्शन ही यूज हो रही होती है, क्योंकि सक्शन मशीन पड़ी होती है कहीं साथ ही। तो जो भी पेशेंट आता है अगर उसका एयर टॉयलेट करना है तो वो सक्शन मशीन के जरिए ही कर लेते हैं, बजाय इसके कि मॉपिंग करें या सिरिंजिंग करें। तो सक्शन मशीन ही यूज करते हैं एयर टॉयलेट करने के लिए। ठीक है, एयर क्लीन करने के बाद फिर क्या करेंगे कि पेशेंट्स को फिर हम कुछ एंटी फंगल एजेंट्स देंगे। इन एंटी फंगल एजेंट्स में मोस्ट कॉमनली नेस्टेटिन यूज हो रही होती है। ठीक है, और इस नेस्टेटिन के साथ साथ क्लोट्रीमाजोल भी दे सकते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्लोट्रीमाजोल। और इसके साथ साथ ये सैलिसिलिक एसिड भी
पेशेंट्स को देते हैं, 2% सैलिसिलिक एसिड भी देते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या काम करता है कि अगर कोई जो मैस बना होता है, इस मैस को रिमूव करने में ये सैलिसिलिक एसिड हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एयर टॉयलेट किया हमने, एंटीफंगल एजेंट्स दिए जिसमें नेस्टेटिन थी और इसके साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोट्रिमाजोल है और 2% सैलिसिलिक एसिड हमने दिए हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है तकरीबन ये 1 हफ्ते तक चलती रहेगी। ठीक है, अगरचे पेशेंट ठीक हो जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन पेशेंट की इचिंग खत्म हो जाए, पेशेंट का डिस्चार्ज खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी हम उसको ये कह के भेजेंगे कि 1 हफ्ते तक आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है ताकि जो रिकरेंट ऑटोमेकोसिस के चांसेस हो वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों करने के बाद मीन्स एयर टॉयलेट करने के बाद पेशेंट्स को ये एंटीफंगल एजेंट्स देने के बाद सैलिसिलिक एसिड देने के बाद पेशेंट को फिर एक ये चीज़ भी बताई जाती है कि अपने कान को आपने ड्राई रखना है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से हमने ऊपर देखा है कि ऑटोमेकोसिस हो रही थी। तो कान को ड्राई कैसे रख सकते हैं? एक तो पेशेंट से बोलेंगे कि नहाते वक्त भी जो कॉटन होगी, कॉटन पे ऑयल लगा के, ठीक है, वो एक्सटर्नल मेटस के सामने रख दें दोनों कानों में। इससे जो होगा नहाते वक्त या ड्यूरिंग स्विमिंग जो पानी होगा वो कान के अंदर नहीं जाएगा और मोस्टली इसी टेक्निक से ही पेशेंट का जो एयर है वो ड्राई रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन सब चीज़ों के साथ साथ भी हम उसको पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं ताकि अगर ऑटोमेकोसिस के साथ साथ अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हों तो वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है ऑटोमेकोसिस। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है आपका प्रॉफ में इस ऑटोमेकोसिस का। और क्वेश्चन आता है आपके इसका प्रॉफ का, इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉपिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉपिंग में हम मीन्स एक मैच स्टिक के साथ साथ कॉटन को अटैच करते हैं। ठीक है, और वो जब कॉटन अटैच होगी मैच स्टिक के साथ, उस कॉटन के जरिए ही कान को विद हैंड हम क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, सिरिंजिंग भी मैंने आपको बताया है, आगे फिर भी डायग्राम दिखाता हूँ। सक्शन भी आप लोग जब वार्ड में जाएंगे तो सक्शन मशीन देख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऑटोमेकोसिस के बाद है ओटाइटिस एक्सटर्नल हेमरेजिका। ठीक है, हेमरेजिका के केस में क्या होगा कि जो एक्सटर्नल एयर है इसमें एक छाला बन जाते हैं। ठीक है, छाला कहाँ पे बनेगा? छाला एक तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे बन सकता है, दूसरा ये डीप मेटस में बन सकता है। ठीक है, मीन्स जो इनर मेटस होगा, एक्सटर्नल मेटस होगा उसमें और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में ये हेमरेजिक पुला बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस केस में भी पेशेंट को सीवियर पेन होती है। ठीक है, सीवियर पेन होगी। इसको भी ट्रीट करने के लिए हम मीन्स वही एनाल्जेसिक्स देंगे। ठीक है, ताकि जो पेन हो रही है पेशेंट को उस पेन से निजात मिले उसे, और एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट्स को दे देते हैं कुछ, ताकि जो इन्फेक्शन के लिए इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, उनके चांसेस भी रिड्यूस हो सकें और वो क्लियर हो सके। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। ठीक है, अब ये मैलिग्नेंट मींस नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना है। ये नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है ये भी एक मींस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही समझें आप इसको, और इसका जो मेजर कॉजेटिव एजेंट है वो सूडोमोनास एरोजिनोसा है। ठीक है, इस केस में भी जो है पेशेंट को एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, मींस शदीद पेन होगी पेशेंट को इस इन्फेक्शन की वजह से। और दूसरा, इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट्स में जो है वो फेशियल पैरालिसिस भी हो सकती है, फेशियल नर्व कंप्रेस हो सकती है जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। और इसके साथ साथ ये जो सूडोमोनास इन्फेक्शन है ये स्प्रेड भी कर सकता है स्कल में, स्कल की तरफ ये स्प्रेड कर सकता है थ्रू जुगुलर फोरामेन। ठीक है, इंटीरियरली ये स्प्रेड कर सकता है टुवर्ड्स द टेम्पोरोमैंडिबुलर फोसा, पोस्टीरियरली ये स्प्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स द मेस्टॉइड प्रोसेस, और मीडियली ये
स्प्रेड कर सकते हैं इनटू द मिडल एयर। ठीक है, तो इसकी जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, फैवो में पूछते हैं ये। अच्छा, इसकी फिर जो डायग्नोसिस होगी वो कैसे होगी, कि मींस कैसे पता चलेगा कि ये एक नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना है। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए जो हम यूज कर जो चीज हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि ग्रेन्युलर टिश्यू अपेयर होगा। कहाँ पे अपेयर होगा, कार्टिलेजिनस और बोनी जंक्शन पे अपेयर होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे एक्सटर्नल कैनाल है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका कार्टिलेजिनस पार्ट होता है और एक इसका बोनी पार्ट होता है। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट का जहाँ जंक्शन हो रहा है, जहाँ ये मिल रहे होते हैं, वहां पे अगर ग्रेनुलर टिश्यू अपेयर हो रहा है तो इसका मतलब नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा। इसके अलावा इसके डायग्नोसिस के लिए गैलियम 67 भी यूज होता है। ठीक है, और टेक्नीशियम 99 भी यूज होता है। अब गैलियम 67 और टेक्नीशियम 99 दोनों डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो गैलियम 67 है ये डायग्नोसिस के साथ साथ मॉनिटरिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, मीन्स हर 3 हफ्ते बाद हम गैलियम 67 के जरिए देखेंगे कि डिजीज कितनी कितनी हद तक ये ओटाइटिस एक्सटर्ना रिजॉल्व हो चुका है और कितना रहता है। तो ये गैलियम 67 हमें ये डिजीज मॉनिटर करने में भी हेल्पफुल होता है, लेकिन टेक्नीशियम 99 सिर्फ ये डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और इसके जो चांसेस होते हैं नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना के, इसके चांसेस डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि ये जो डायबिटीज होगी पेशेंट की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि वी एयर कैनाल टॉयलेट करेंगे। एयर कैनाल को क्लियर करेंगे। जो कैसे क्लियर होगी, साफ ज़ाहिर है इसमें भी वो जो ग्रेनुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट है, तो उसी ग्रेनुलर टिश्यू को रिमूव करेंगे। उसके बाद हम ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स देते हैं। ठीक है, मेजर एजेंट जो हमने इसमें देखा था वो सूडोमोनास एरोजिनोसा था, तो इसी के अगेंस्ट हम जो हों कि एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को देंगे, और ये ट्रीटमेंट 6 to 8 वीक्स तक जो है वो चलता रहता है। अब एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, अब इसके एंटीबायोटिक्स में ये जेंटामाइसिन प्लस टिक्रेसिलिन इंट्रावेनसली देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं, ये कंट्रोल ऑफ डायबिटीज ये भी आपको लिखने हैं, एयर टॉयलेट भी आपको लिखने हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी आपको लिखनी है, ये 6 to 8 वीक्स का टाइम पीरियड भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक्स यहाँ मेंशन है ये भी आपको सारी लिखनी होगी कि इस केस में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको सारी लिखनी होती हैं, और जो स्टेप्स होते हैं वो आपको सारे लिखने होते हैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में। तो इसलिए मैं भी आपको ये स्टेप वाइज सारे ही बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट में जितने भी स्टेप्स होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जेंटामाइसिन प्लस टिक्रेसिलिन देंगे। कौन से रूट से देंगे, इंट्रावेनस रूट से देंगे। ठीक है, तो रूट भी आपको ये साथ लिखना होगा। इसके अलावा कुछ ये सेफ्ट्राइजोन, ठीक है, 1 to 2 ग्राम पर डे, आपको ये डोज भी साथ लिखनी होगी। सेफ्टेजिटाइन ये भी 1 to 2 ग्राम पर डे ये देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे, लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन है या ओफ्लोक्सासिन है, 750 mg देते हैं ओडी वंस अ डे। ठीक, ओरल रूट से देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सूडोमोनास एरोजिनोसा के केस में हम 6 to 8 वीक्स तक ये कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और इन केस अगर जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इस ट्रीटमेंट को, ये सारी एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन को भी पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसके बाद बाकायदा इससे मीन्स कल्चर किया जाएगा। जो बैक्टीरियल मटेरियल होगा उसे कल्चर करके जो फिर बैक्टीरियाज होंगे उनको स्पेसिफिकली डिटेक्ट करके फिर दोबारा से ट्रीटमेंट प्लान करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, लेकिन जनरल ट्रीटमेंट इसकी यही होगी, एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका UQ आता है ये ट्रीटमेंट का।
ठीक है, समझ आ गई सबको इसकी? हाँ जी, ट्रीटमेंट समझ आ गई सबको इसकी? जेंटामाइसिन प्लस टिगर्सिलिन, ठीक है, इंट्रावेनसली, सेफ्ट्राइजोन है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 750। ये तीनों कॉम्बिनेशंस आपको याद करने होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर कल से कंटिन्यू करेंगे।